Hello friends, welcome to my channel. Here I am Abhishek Shukla and I am here with the Indian Express complete newspaper and editorial analysis of 26th of October 2020. Before we start, I have a question for you. प्लीज़ अटेम्प्ट दिस। एक क्वेश्चन है यूपीएससी का, ये पूछा गया है और इसको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिएगा, उसके बाद मैं इसका आंसर कमेंट में पिन कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन इसका आंसर करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज के बारे में स्टेटमेंट है, कौन सी सही है आपको बतानी है। इट इज़ अ सीरीज ऑफ नेवल एक्सरसाइज स्टार्टेड 1992 एज अ बायलैटरल इंडो जापान मैरीटाइम एक्सरसाइज। Second statement is that every year the exercise will be conducted of the Malabar coast, Arabian Sea. तो इन दोनों में कौन सी सही है? 1 only, 2 only, both, 1 and 2, neither 1 nor 2। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अटेम्प्ट करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यही एक हैबिट है जो बनेगी तभी आपको आपके लिए प्रीलिम्स में आसानी होगी। एक एटीट्यूड होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट न्यूज़ इज़ दैट ऑन अमेजोन प्ली सिंगापुर ट्रिब्यूनल स्टॉल्स फ्यूचर RIL डील। अब इसमें क्या है कि इसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, क्योंकि एक आर्बिट्रेशन होता है। तो आर्बिट्रेशन जो है रिलायंस ने बाहर, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है उसने फ्यूचर सेलिंग के लिए होलसेल पे आर्बिट्रेशन करने की कोशिश की है सिंगापुर में। बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए इम्पोर्टेंट से ये है, इंडियन लॉज डू नॉट रिकॉग्नाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड इमरजेंसी ऑर्डर इश्यूड बाय सच ट्रिब्यूनल। द ऑर्डर्स आर यूजुअली रिस्पेक्टेड बाय बिजनेस हाउसेस। तो इंडियन के ये आपके लिए जानना जरूरी है कि इंडिया का जो लॉ है वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को डिफ़ाइन नहीं करता है, रिकॉग्नाइज नहीं करता है। बिजनेस हाउसेस के ऊपर डिपेंड होता है कि वो क्या करता है। मीन्स कि अगर कोई भी बात होती है तो इंडियन लॉ उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस न्यूज़ आइटम। नाउ लेट्स मूव फर्दर। द सेकेंड, इंडिया जॉल्टेड चाइना मस्ट बिल्ड टाइज टू ग्रो बिगर देन बीजिंग RSS चीफ। तो RSS के बारे में है, दैट नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। एक चीज़ याद रखिए, मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ। RSS जो है, RSS ने जो इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल था उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। स्वतंत्रता संग्राम में RSS ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये स्टेटमेंट आ भी सकता है, एक बार आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं इसके बारे में। लाइट अलार्म फॉर सोल्जर्स, गो वोकल फॉर लोकल। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो हमारी सिक्योरिटी के लिए बॉर्डर पे पड़े हुए हैं, जैसे अभी चाइना और इंडिया का चल रहा था तो वहाँ पे वो लोग फंसे हुए हैं, तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि एक दिया जलाइए इस फेस्टिवल के सीज़न में, और जो भी शॉपिंग कीजिए वो लोकल मार्केट, मतलब कि जो हमारे इंडियन प्रोडक्ट हैं उनकी कीजिए, फॉरेनर प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी मत दीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। मेरी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी अगर आप शॉपिंग करते हैं तो इंडियन प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दें, हमारा लोकल जो प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दें। चाइनीज़ जो दिए वगैरह आते हैं उनको ना ख़रीदें, और इंडियन जो हमारे लोकल दिए बनते हैं उनको ख़रीदा जाए। एक चीज़ और भी है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ हमको। लोग कहते हैं कि चाइना से जो जैसे मान लीजिए कि लाइट्स आती हैं, दिए आते हैं वो चाइनीज़ वाले, तो लोगों को कहना होता है कि गवर्नमेंट को अगर इतना वो है तो इसको बंद क्यों नहीं कर दे, मतलब वहाँ से इंपोर्ट क्यों ना बंद कर दे। तो ये ऐसा नहीं हो सकता, उसकी ट्रेड डील होती है। इंडिया की जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं जिनसे दवा बनाई जाती है, 70% वो चाइना से आती है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर इंडिया वहाँ के प्रोडक्ट को बैन कर देगी तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो आते हैं वहाँ से आ नहीं पाएंगे और इंडिया को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो वहाँ से इंपोर्ट को बंद नहीं किया जा सकता। हम ये कर सकते हैं कि हम परचेज करना बंद कर सकते हैं। दैट इज़ अ थिंग जो आप लोगों को क्लियर होनी बहुत ही ज़रूरी है। अराइविंग इन दिल्ली टुडे, पोम्पियो सेज शेयर विजन फॉर एन ओपन इंडो पैसिफिक। 2+2 डायलॉग होना है इंडिया और US के बीच में। दिल्ली में पोम्पियो आने वाले हैं और इंडो पैसिफिक पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। अब इंडो पैसिफिक जो है
इंडियन ओशन रीजन है। अब इस ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए है कि पहले जो अर्ली 1960 या 70s हम बोल सकते हैं, तो जो सी रूट था वो अटलांटिक ओशन में ज़्यादा लाई करता था, वहाँ से ट्रेड ज़्यादा होता था। लेकिन अभी का क्या सीन है कि अभी इंडियन ओशन से सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, और यहाँ पे इंडियन ओशन पे चाइना अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करता है। इसकी वजह से यूएस जो है एशिया की सबसे बड़ी पावर में सबसे पॉपुलर जो दो कंट्री हैं, चाइना और इंडिया ही है। तो यूएस चाहता है कि इंडिया उसको सपोर्ट करे, इसीलिए पहले उसको एशिया पैसिफिक के नाम से टर्म किया जाता था, लेकिन अब इंडो पैसिफिक नाम से टर्म किया जाने लगा है। और इंडिया जो है वो पीस कीपिंग और जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ हैं उसको ऑब्जर्व करता है। इसीलिए यूएस इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट करता है कि अगर इंडिया का डोमिनेंस रहेगा इंडियन ओशन में तो ट्रेड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और चाइना का डोमिनेंस घटता भी जाएगा। इसलिए इंडो पैसिफिक जो है वो इम्पोर्टेंट है। हालांकि इंडिया का व्यू ये है कि वो इंडियन ओशन रीजन में अपना डोमिनेंस नहीं दिखाना चाहता, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि चाइना किसी भी ट्रेड में कोई हर्डल पैदा करे जिसकी वजह से ट्रेड में प्रॉब्लम हो सके। लेकिन यूएस का इंटेंशन यही है और इसीलिए पोम्पियो जी आ रहे हैं और वो इंडो पैसिफिक पे बात करेंगे। अगले न्यूज़ आइटम में आगे हम देखेंगे कि क्या होता है। पैनल फाइंड वेल्डिंग फॉल्ट बट एड्स कैविट वेट फॉर द एनआईए सबोटेज प्रोब। अब इसमें न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं एनआईए के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एनआईए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 का जो एक्ट है एनआईए का, उसके थ्रू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूट हुई है। इट इज़ अ सेंट्रल एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट ऑफेंस। तो ये ऑफेंस को प्रोसिक्यूट करने के लिए और इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाई जाती है। अफेक्टिंग द सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट अगेंस्ट एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फैसिलिटी। तो अपने स्टेट्स, इंडिया के स्टेट्स में, इंडिया में और फॉरेन स्टेट से जो फ्रेंडली रिलेशन बनाना है अगेंस्ट एटॉमिक और न्यूक्लियर फैसिलिटी, उसके लिए भी ये काम करती है। स्मगलिंग इन हाई क्वालिटी काउंटरफिट इंडियन करेंसी, तो इंडियन करेंसी की जो स्मगलिंग होती है उसके लिए भी इट इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करता है। एग्रीमेंट, कन्वेंशन, रेजोल्यूशन ऑफ यूनियन, इट्स एजेंसीज एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल ट्रीटी कन्वेंशन है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वर्क करता है। इट्स ऑब्जेक्टिव टू ऑल्सो कम्बैट टेरर इन इंडिया, इंडिया के टेरर को ख़त्म करने के लिए ये वर्क करता है। इट एक्ट द सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। तो सेंट्रल काउंटर टेररिज्म जो होता है उसकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी एनआईए ही होती है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ब्रांच इसकी रीजनल भी हैं बहुत सारी जगहों पर। 2008 में बना था ये। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये कुछ भी वो स्टेटमेंट आपको दे सकता है। नाउ लेट्स मूव फर्दर, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। एयर पोल्यूशन डबल्ड एमिड दशहरा सेलिब्रेशन। दशहरा सेलिब्रेशन तो हो गया, लेकिन एयर पोल्यूशन जो है वो डबल हो चुका है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें की जाए। एयर क्वालिटी इंडेक्स डबल हो चुका है, लेकिन बुराई को मारने के लिए हम खुद के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। वैसे लीव इट और हम थोड़ा सा जान लेते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। एयर क्वालिटी इंडेक्स रिलीज कौन करता है? CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। कौन कौन से पॉल्यूटेंट होते हैं याद रखिएगा, यूपीएससी पूछता है। PM10, PM2.5, ओजोन, SO2, NO2, CO, PB, NS3। तो PB और NS3 याद रखिएगा, क्योंकि PB और NS3 लोगों को लगता नहीं होगा, लेकिन ये होता है। 6 कैटेगरीज होती हैं: गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पॉल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर, सीवियर। गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पॉल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर। ये याद रखिएगा, 6 कैटेगरीज होती है, 5 नहीं होती। यूपीएससी फंसा सकता है आपको। Want and to elicit tension but wouldn't sit on inch। तो राजनाथ सिंह जी ने शस्त्र पूजा की और शस्त्र पूजा करने के बाद उन्होंने कहा कि वो LAC के टेंशन को, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन वो अपना 1 इंच भी नहीं देंगे। अब एज अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि इशू क्या है। तो मैं थोड़ा सा आपको चाइना का इशू बता देता हूँ, अभी जो ज़्यादा चल रहा था। तो क्या है कि मान लीजिए पैंगोंग सो लेक है, तो पैंगोंग सो लेक पे क्या हो रहा था, ये पैंगोंग सो मान लीजिए लेक है। तो पैंगोंग सो लेक के जो नॉर्थ है, नॉर्थ रीजन में, एक मिनट, नॉर्थ में क्या हो रहा था कि नॉर्थ में ऐसे फिंगर्स बनी हुई हैं, जो हिल्स हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 8, ये पहाड़ है।
इसको 8 फिंगर से बोला जाता है। ये है पेंगोंग त्सो लेक। पेंगोंग त्सो लेक के नॉर्थ में है 8 फिंगर्स, याद रखिएगा। इसमें क्या है, इंडिया जो है, इंडिया ये मानता है कि ये जो 8 फिंगर्स हैं, ये 8 फिंगर्स जितनी भी हैं ये सारी इंडिया के अंडर में आती हैं। लेकिन इंडिया क्या करता है, इंडिया इन चारों पे, इंडिया इसको मानता है कि आठों जो फिंगर्स हैं, ये माउंटेन्स पहाड़ियाँ हैं, तो ये आठों इंडिया की हैं। लेकिन इंडिया क्या करता है कि म्यूचुअल एग्रीमेंट के लिए कि चाइना को प्रॉब्लम ना हो, इसकी वजह से इंडिया केवल 4 तक अभी तक कंट्रोल रखता था। 4 इंडिया ने चाइना के लिए छोड़ दिया था। लेकिन चाइना का क्लेम करता है, चाइना कहता है कि ये फिंगर 2 तक ये चाइना का रीजन है। चाइना कंसिडर करता है फिंगर 2 तक चाइना का रीजन है। और अभी यही हुआ था। तो चाइना क्या हुआ था, चाइना फिंगर 4 तक तो पहले था, इंडिया ने दे ही रखा था, वो फिंगर 4 से 6 तक आ गया था। अब उसमें क्या हुआ कि फिंगर 6 तक तो आ गया। अब अभी फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ, बायलैटरल टॉक हुई, तो उसमें क्या हुआ कि चाइना ने कहा कि आप फिंगर 2 तक चले जाइए, हम भी पीछे हो जाएंगे। तो इंडिया आ गया फिंगर 2 पे, इंडिया 4 से आ गया फिंगर 2 पे, चाइना फिंगर 4 पे था। चाइना अभी भी फिंगर 5 पे रुका हुआ है, चाइना अभी भी फिंगर 5 पे है। तो आप सोच सकते हैं इंडिया के लिए ये एक बुरी बात ये है कि इंडिया 4 पे था, 2 पे आ गया और चाइना ने केवल 1 फिंगर छोड़ा है और अभी भी वो फिंगर 5 तक है। तो ये जो लोग कह रहे थे टेरिटरी नहीं गई है, थोड़ी सी 1 फिंगर का नुकसान हुआ है हमारा, अभी उस पर टॉक चल रही है, सारी चीज़ें होंगी, देखा जाएगा आगे क्या होता है। तो दैट इज़ द थिंग, ये आपको समझना जरूरी है। एक बात याद रखिएगा, फिंगर 8 जो है पेंगोंग त्सो लेक के नॉर्थ में आती है। ये जैसे लेक है, मान लीजिए लेक है, इस लेक के ऊपर ऐसे फिंगर्स बनी हुई है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है। दैट इज़ द थिंग जो चाइना के इंडो चाइना डिस्प्यूट में है। और भी डिस्प्यूट है, लेकिन ये मेजर अभी जो चल रहा था वो यही था। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इसमें देखते हैं क्या, इसमें तो कोई इम्पोर्टेंट न्यूज आइटम नहीं है। बीजेपी लीडर्स के बारे में है, राम मंदिर पे कुछ उन्होंने बोला है, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। CBI लॉज FIR अगेंस्ट मैन फॉर सेलिंग सेक्सुअल एक्सप्लिसिट इमेज ऑफ चिल्ड्रन। तो किसी बच्चे की सेक्सुअल इमेज जो है, पोर्नोग्राफी हम कह सकते हैं, वो बेच रहे थे, तो उनके अगेंस्ट CBI ने FIR जारी की है। ये बहुत ही गलत बात है, ये दोनों के एंड से गलत बात है। जो लोग खरीद रहे थे, जो लोग सेक्सुअल अब्यूज़ वाले वीडियोस देखते हैं या चाइल्ड पोर्नोग्राफी के वीडियोस देखते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। देखने वालों को भी शर्म आनी चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उनके घर पे भी लोग हैं। और दूसरी बात, जो लोग बेच रहे हैं वो तो बहुत बड़े अपराधी हैं, वो बेच रहे हैं, लोगों का मिसयूज कर रहे हैं। बच्चे हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है, लेकिन ये लोग मिसयूज कर देते हैं, तो इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ पे हमारे एग्जाम पॉइंट सब इंपॉर्टेंट है। हम CBI के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि CBI क्या है। तो CBI स्टैंड फॉर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इज़ अ प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी ऑफ इंडिया। It function under the Superintendence of Department of Personnel, Ministry of Personnel, Pension and Public Grievance, Government of India, which falls under the Prime Minister Office। तो ये सारी मिनिस्ट्रीज जो है इनके अंडर में काम करती है, लेकिन ये सारी लाई करती हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर। तो इसमें इसीलिए कहा जाता है कि CBI जो है सेंट्रल के लिए एक ऐसी एजेंसी बन गई है जिससे वो स्टेट के ऊपर डोमिनेट करते हैं, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो नहीं पाता क्योंकि ये PM के जो ऑर्डर है उस पर काम करती है। हर बार फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इट सुपरिटेंडेंट वेस्ट बी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, जो करप्शन के अंडर में हो रहता है, इसकी सुपरिटेंडेंस जो है वो वेस्ट होती है CBC के साथ भी। इट आल्सो द नोडल पुलिस एजेंसी इन इंडिया विच कोऑर्डिनेट इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इंटरपोल मेंबर कंट्रीज़। तो इंटरपोल मेंबर कंट्रीज़ जो होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई यहाँ से भाग गया दूसरी कंट्री में, तो इंटर पॉलिसिंग होती है, तो उसके लिए भी ये कोऑर्डिनेशन एक कोऑर्डिनेटर की तरह वर्क करता है। याद रखिएगा कि इंटरपोल के लिए भी फॉरेन कंट्री में अगर कोई चला गया है तो उसके लिए इंटरपोल के एक कोऑर्डिनेटर की तरह भी वर्क करता है। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, UPSC दे सकता है, क्योंकि UPSC इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नहीं पूछ रहा, वो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। फैक्चुअल UPSC केवल एनवायरनमेंट वगैरह में पूछ रहा है। वाई US प्रेसिडेंट पोल मैटर टू इंडिया, ये एक्सप्लेन्ड पेज है, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में।
कि अब यही चीज़ें आपको समझनी होती हैं कि यूएस का इलेक्शन इंडिया को कैसे इम्पैक्ट करेगा। दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूपीएससी। तो ये आप लोगों को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। सॉरी फॉर दैट। और सेकंड जो है द चाइना फैक्टर, ये भी हम डिस्कस करेंगे। वैसे इसमें इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये एडिटोरियल जब हम डिस्कस करेंगे तो इसमें चाइना को काउंटर करने के लिए उस वाले एडिटोरियल में भी चाइना जो यूएस का इलेक्शन है उसमें कौन जीतेगा तो चाइना से क्या इम्पैक्ट होगा वही है, तो इसमें भी वही पॉइंट दिए हुए हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। उसमें कोई ज़्यादा पॉइंट नहीं है, उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिखाया गया है। दैट्स वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिला जो यूपीएससी के लिए रेलिवेंट हो, मैंने पढ़ा है। री इन्वेंटिंग नॉन अलाइनमेंट, ये हम पढ़ेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कि अलाइनमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। दैट वी विल डिस्कस इन द लास्ट। तो ये 2 एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे लास्ट में, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। लेट्स मूव फर्दर। सीबीआई और एनआईए के बारे में मैंने आपको बता दिया है। एनसीबी के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा अगर आपका मन करे तो। लेट्स मूव फर्दर, देखते हैं आगे कोई। हाँ, ये टू मैक्सिमाइज लिक्विडिटी फॉर एमएसएमई गवर्नमेंट में एक्सटेंड क्रेडिट स्कीम डेडलाइन। तो एमएसएमई मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए जो है, जो कि मतलब कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो प्रोवाइड करता है वो एमएसएमई ही प्रोवाइड करता है। तो इसकी वजह से अगर इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो एमएसएमई में पैसा इन्वेस्ट करनी ज़रूरी है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, में एक्सटेंड क्रेडिट स्कीम डेडलाइन। तो क्रेडिट स्कीम की जो डेडलाइन है उसको ये क्या कर सकते हैं, उसको ये बढ़ा भी सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ एमएसएमई होता क्या है, इसकी क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया मैं आपको दिखा देता हूँ। 2006 का एक्ट था जो ये पुराना था, लेकिन बाद में 2018 में, देखिए 2006 में जो था कि दो बेस पे डिसाइड किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस तो 2 थी ही, तो इन्वेस्टमेंट के बेस पे डिसाइड किया जाता था। लेकिन अभी 2018 में एनुअल टर्नओवर जो है उसके बेस पे डिसाइड करने लगा। तो माइक्रो में क्या होगा हम अभी का देख लेते हैं, और 2018 के बाद का उसके पहले का आप पढ़ लीजिएगा। 2018 में 5 करोड़ एनुअल टर्नओवर, 5 करोड़ तक का है इसको, वो माइक्रो में आएगा। माइक्रो एंटरप्राइज में 5 करोड़ तक जिसका टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर, वो आएगा। स्मॉल में आएगा 5 to 75 करोड़, तो 5 से 75 करोड़ जिसका टर्नओवर है वो स्मॉल में आएगा। और मीडियम में 75 to 250 करोड़, तो 75 to 250 करोड़ जिनका टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर, वो आएंगे मीडियम एंटरप्राइजेज में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नाउ हाउ की पॉलिसी एक्टिंग लेड टू राइज इन इनकम लेवल ड्यूरिंग ए पैंडेमिक हिट ग्लोबल इकोनॉमी। अब इसमें मैंने पढ़ा था, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसमें जो जैसे इसकी हेडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा पॉइंट्स नहीं दिए हुए हैं हमारे एग्जाम से रिलेवेंट, लेकिन जो भी पॉइंट दिए हुए हैं हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स डिस्कस द पैंडेमिक एंड द सब्सिक्वेंट लॉकडाउन में हैव हैड अ डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट टू द पीपल्स लाइवलीहुड एंड इनकम ग्लोबली। तो इसमें ऑथर कह रहा है, अनिल सासी जी ने लिखा है कि जो लॉकडाउन है और कोविड की वजह से जो क्राइसिस थी उसने हाउस होल्ड की जो इनकम है उसको कम किया है। बट देयर हैज आल्सो बीन ए पैराडॉक्सिकल राइज इन हाउस होल्ड वेल्थ इन इंडिया। तो इंडिया में क्या हुआ है, मतलब ग्लोबली जो है लाइवलीहुड इनकम कम हुई है, लेकिन इंडिया में हाउस होल्ड इनकम जो है वो बढ़ी है। दैट इज़ द गुड साइन फॉर अस। ऐसा ही जब रिसेशन आया था तब भी देखा गया, क्योंकि इंडिया में सेविंग कल्चर है, इंडिया में लोग पैसे बचा के रखते हैं फॉर द इमरजेंसी। और यूएस वगैरह में क्या है, वहाँ पे सेविंग कल्चर नहीं है, और जितना कमाते हैं एक हफ्ते में वो सैटरडे या संडे में उसको ख़त्म कर देते हैं, वहाँ पे सेविंग कल्चर नहीं है। लेकिन इंडिया में सेविंग कल्चर एग्जिस्ट करता है। अकॉर्डिंग टू फाइंडिंग इन क्रेडिट स्विस ग्रुप एजी 2020 ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट रिलीज लास्ट थर्सडे, इंडिया एंड चाइना आर रिपोर्टेड टू हैव बीन गेन्स इन हाउस होल्ड। तो इंडिया और चाइना जो है उन्होंने हाउस होल्ड इनकम में गेन रिकॉर्ड किया है इन फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। तो ईयर के फर्स्ट हाफ में हाउस होल्ड इनकम गेन हुई है, अब 44% एंड 1.6% रिस्पेक्टिवली। तो इंडिया में 4.4% और चाइना में 1.6% राइज हुआ है। ग्लोबली हाउस होल्ड वेल्थ
held up in these 6 months even in South Africa suffered badly in metric due to local currency devaluation। तो साउथ अफ्रीका की जो लोकल करेंसी है डिवेल्यूएट हो गई, इसकी वजह से परचेजिंग पावर भी कम हो जाती है, तो वो बहुत ही डिवास्टेटली अफेक्ट हुई है। There are other global trends that run counter to generally established norms। तो और भी ग्लोबल ट्रेंड हुए हैं, इनको हम यूनिक ही कह सकते हैं। A major distortion is that stock and bond have moved in tandem during much of last 6 months। It does not typically happen। तो जो स्टॉक एंड बॉन्ड हैं वो इन टेंडम में ये लास्ट 6 मंथ में चले गए थे, लेकिन ये टिपिकली हैपन नहीं होता है। इन टेंडम में जाना 6 मंथ में ये नहीं हो पाता है, लेकिन हुआ है जो जल्दी, मतलब इसमें दे रखा है, टिपिकली नॉट हैपन है, होता नहीं है। देन देयर आर ट्विस्ट इन द अदरवाइज सिंक्रोनाइज कोरियोग्राफी इन्वॉल्विंग कॉपर एंड गोल्ड प्राइसेस। तो कॉपर एंड गोल्ड प्राइस में क्या होता है कि अगर गोल्ड की प्राइस राइज होती है तो कॉपर की कम हो जाती है। ऑलमोस्ट एवरी वन विल राइज अदर टेंड टू फॉल। अगर एक राइज होगी तो दोनों फॉल होगी, नहीं अगर एक राइज होगी तो एक फॉल होगी। अगर गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है तो कॉपर की कम हो जाएगी, अगर कॉपर की बढ़ रही है तो गोल्ड की कम हो जाती है, ये होता है। सो जनरली इन इकोनॉमिक्स वाइल गोल्ड टिपिकली सर्ज एंड इन्वेस्टर फ्लॉक टू सेफ हैवन इन्वेस्टमेंट। कॉपर प्राइस स्लाइड एट मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन स्लो डाउन। कॉपर प्राइस स्लाइड हुई मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, बट कोविड-19 पेंडेमिक हैज ट्रिगर्ड सर्ज इन बोथ गोल्ड एंड कॉपर। तो कोविड-19 की वजह से जो कॉपर एंड गोल्ड की प्राइस है दोनों में सर्जेंस आया है। यू कैन से दिस इज द यूनिक फेनोमेना दैट हैपन ड्यूरिंग द कोविड-19 डिस्पाइट द डेवास्टेशन ऑफ जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट सेविंग हैड गॉन अप अक्रॉस ज्योग्राफीज। तो जॉब और एम्प्लॉयमेंट में तो कमी आई है, लेकिन जो सेविंग है, जो मैं बोल रहा था, सेविंग जो है सेविंग बढ़ी है, सेविंग जो है बढ़ी है। दिस इज द थिंग व्हाट एक्सप्लेन दीज ट्रेंड्स। ये ट्रेंड्स क्या एक्सप्लेन करते हैं, ये these are some causant explanation for some of those observation। For instance, the phenomena of stock and bond moving in tandem and surging wealth of billionaire can be traced back to broadly the same trigger, the record quantities easing from central bank as a result of this unprecedented action by US Fed and other western central bank। तो यार इसमें यही सब दिया हुआ है कि जो वेल्थ थी, जो टर्नओवर था, वो कोविड की वजह से घटना चाहिए था, लेकिन कॉपर एंड गोल्ड का जैसे ही आप देखते हैं दोनों की जो प्राइसेस सर्च हो गई, जो कि ऐसा जनरली होता नहीं है, तो ये लोगों में इम्पैक्ट आया। हाउस होल्ड इनकम जो हमारी बची हुई है, मतलब कि बढ़ी है, उसकी वजह से सही है कि इकोनॉमी अभी भी रन कर रही है, वरना एकदम ख़त्म ही हो जाती। ये सारी चीज़ें, मतलब ये सब होने के बाद ये होता है। द सडन वेल्थ ऑफ द अमेरिकन बीइंग ड्रिवन बाय शार्प बाउंस बैक ऑफ यूएस स्टॉक मार्केट। तो यूएस की स्टॉक मार्केट जो है वो बाउंस बैक कर गई, स्टॉक मार्केट, तो वो जैसा अभी आपको मैंने बताया था, तो इसकी वजह से वो भी हो गया। बायोटेक कंपनीज जो हैं, ये लॉकडाउन में उनकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड और रेवेन्यू दोनों बढ़ गया था। दीज आर थिंग दैट एक्सप्लेन्ड। मैंने आपको बताया था कि एक थोड़ा सा की फैक्टर आपको देखना है कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं जो होनी नहीं चाहिए। जैसे कॉपर की बढ़ती है तो गोल्ड की कम हो जाती है। दिस इज थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप अगर पढ़ेंगे भी इसको तो इसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट वो नहीं है जो आपको मिलेगा पॉइंट्स। सो लेट्स मूव फर्दर देखते हैं क्या ये स्पोर्ट बिल्स है, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। वो देख लीजिएगा कि आईपीएल जो है यूएई में हो रहा है। ये यूपी पीसीएस या कोई भी स्टेट पीसीएस आप देंगे वहाँ हो सकता है। द चाइना फैक्टर ये हमें डिस्कस नहीं करना है। नाउ वी विल मूव टू द लीड आर्टिकल, लीड एडिटोरियल। वाई यूएस प्रेसिडेंट पोल मैटर टू इंडिया। यूएस प्रेसिडेंट का जो पोल है वो इंडिया के लिए मैटर क्यों करता है। द यूएस रिलेशन विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ इंडिया बायलैटरल टाइज। तो यूएस इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना और ऐसी पावर से इंडिया की बनती नहीं है, तो यूएस इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। हैविंग ग्रोन इन रिसेंट ईयर एंड अकॉर्ड ऑफ चाइना बायलैटरलिज्म इज कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ सीरीज ऑन द यूएस प्रेसिडेंशियल लुक ऑफ हाउ द रिलेशनशिप हैज इवॉल्व। तो इसमें दिया गया है कि हमारी रिलेशनशिप कैसे इवॉल्व हुई है एंड द हाइज एंड लो रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द प्रेसिडेंट हैड बीन अ डेमोक्रेट और रिपब्लिक। तो दो पार्टीज हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी। तो इन दोनों के साथ हमारे रिलेशन कैसे रहे हैं, अगर आप ये समझ गए तो फिर आपको आगे भी समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी जीतेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से पार्टी का प्रेसिडेंट आएगा तो इंडिया के लिए वो बेनिफिशियल होगा।
वाई डज द यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन मैटर टू इंडिया। अब इसमें दिया हुआ गया कि यूएस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है इंडिया पे मैटर क्यों करता है। द रिलेशनशिप विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मैटर इन इंडिया मोर देन एनी अदर बायलैटरल एंगेजमेंट इकोनॉमिकली, स्ट्रेटजिकली एंड सोशली। तो इकोनॉमिकली भी मैटर करती है क्योंकि ट्रेड में इंडिया अभी यूएस पार्टनर हो गया है इंडिया का बड़ा। स्ट्रेटजिकली भी क्योंकि इंडिया को प्रोक्योरमेंट चाहिए होता है डिफेंस वगैरह का, और स्ट्रेटजिकली भी बिना यूएस के सपोर्ट के इंडिया बहुत सारी कंट्री जैसे चाइना के अगेंस्ट भी स्टैंड कर नहीं सकता इन द सेंस कि स्ट्रेटजिकली किसी भी डेवलप्ड कंट्री के सपोर्ट की ज़रूरत है। सोशली भी जैसे कि एम्पावर करना है किसी भी चीज़ को, तो यू कैन से कि आज सब लोग मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैकडी जाके जब लोग बर्गर खाते हैं दे फील दे आर सुपीरियर एंड दैट इज़ द ब्रांड ऑफ अमेरिका। सो यू कैन से दैट अगर हमें अपनी सोसाइटी को मास लेवल पे इन्फ्लुएंस करना है तो हम यूएस की हेल्प ले सकते हैं। दैट इज़ द थिंग। Outside the fringes, the mainstream of political opinion favor stronger relationship between the two countries. Anti-Americanism, once the knee-jerk reaction of Indian elite, seems almost antediluvian today. तो एंटी-अमेरिकनिस्ट जो है वो एक नी-जर्क रिएक्शन होगा इंडियन एलिट का। द इंडियन डायस्पोरा इन द यूएस इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल expatriate communities and while their political preference may differ। तो ये है कि इंडिया का जो डायस्पोरा है जो वहाँ पे रहता है यूएस में, वो इंडिया का सबसे ज़्यादा सक्सेस कम्युनिटी है। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कम्युनिटी जो है इंडियन डायस्पोरा की जो इंडिया में रहती है वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कम्युनिटी है। एंड दे आर मोर लिटरेट एंड एजुकेटेड। तो वो अपने आप से डिसाइड कर सकते हैं कि वो क्या करेंगे। इसमें दिया हुआ दे आर फेवर टू क्लोज बॉन्डिंग बिटवीन द जन्मभूमि और कर्मभूमि। तो वो उनको चूज करना है कि वो अपनी जन्मभूमि पे ज़्यादा फेवर करते हैं या कर्मभूमि पे ज़्यादा फेवर करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो वोट करेंगे। द रीजन ऑफ ड्रास्टिक चेंज इन द जियोस्टैटिक आउटलुक कैन बी समराइज क्विकली। इंडिया फर्स्ट सीरियस डिपार्चर from its known aligned position 1971 Indo-Soviet treaty was a response of continuing US tilt toward Pakistan and beginning of a Washington Beijing intent। तो 1971 के पहले तो इंडिया नॉन अलाइनमेंट पे जा रहा था कि वो जैसे कोल्ड वार चल रहा था यूएस और रसिया का, हम कह सकते हैं मेनली, तो इंडिया उस पर नॉन अलाइनमेंट पे जा रहा था। उस टाइम पे अमेरिका जो था वो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता था, लेकिन उसके बाद इंडिया ने जब यूएस को फेवर करना शुरू किया तो यूएस ने फिर इंडिया पे भी ध्यान देना शुरू किया और इंडिया के थ्रू अदर जो पावर्स हैं उनको काउंटर करने के लिए शुरू किया। इन 2020 इट इज़ द फ्राइटनिंग प्रोस्पेक्ट ऑफ पावरफुल belligerent and hegemonic China that had helped New Delhi build in relationship with Washington। तो जो इंडिया ऐसा ऑथर ने कहा है, इसका मतलब ये है कि इंडो चाइना जो वॉर था, वॉर हम नहीं कह सकते, वी कैन से जैसे कि अभी फेस टू फेस हो गई थी आर्मीज़, तो उसमें क्या है कि उसके थ्रू यूएस को भी काउंटर करना है चाइना को। तो इसकी वजह से यूएस जो है इंडिया के ज़्यादा ही क्लोज आया है, कुछ ज़्यादा क्लोज आया है। बिल द आउटकम ऑफ इलेक्शन इम्पैक्ट इंडिया टाइज विद चाइना। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या जो इलेक्शन का इम्पैक्ट है विद आउटकम इलेक्शन इम्पैक्ट इंडिया, जो यूएस का इलेक्शन होगा उसका जो इम्पैक्ट होगा, क्या इंडिया पे इंडिया और चाइना की जो टाइज है उसमें इम्पैक्ट करेगा। क्लियरली बोथ जो बिडेन एंड डोनाल्ड ट्रंप रिकॉग्नाइज द ग्रेव थ्रेट फ्रॉम चाइना। तो जो बिडेन और जो डोनाल्ड ट्रंप है दोनों चाइना थ्रेट को रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, बट देयर रिस्पॉन्स में भी डिफरेंट, उनका रिस्पॉन्स डिफरेंट हो सकता है। सो गाइस, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस बिकॉज हाइड्रेशन इज इम्पोर्टेंट। सो मैं कहाँ पे था? To be effective India-China policy, no, what will outcome of election impact India ties with China? इंडिया चाइना से जो यूएस का इलेक्शन होगा वो इंडिया चाइना टाइज पे क्या इम्पैक्ट करेगा? तो मैंने बताया था जो बिडेन और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं दोनों लोगों ने चाइना को एज अ थ्रेट कंसीडर किया है। वाइल ट्रंप 2.0 मे बी विलिंग टू इवन मोर एग्रेसिवली काउंटर चाइना। तो
डोनाल्ड ट्रम्प का जो दूसरा टर्म था उसमें वो चाइना को और भी ज़्यादा एग्रेसिवली काउंटर करने के लिए लगे हुए थे। बिडेन इज़ लाइकली टू फॉलो ए पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट, कंटेनमेंट एंड एंगेजमेंट। अब ये पॉलिसी आप मेंस आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। टू बी मोस्ट इफेक्टिव इंडिया चाइना पॉलिसी में would have to be customized to the US response and coordinated with Washington. There has already generated issued the robust debate। तो इंडिया और यूएस के बीच में डिबेट होती रहती है कि चाइना को कैसे काउंटर किया जाएगा। क्वाड ग्रुप भी बना हुआ है, आपको पता ही होगा। तो दिस विल डेफिनेटली हेल्प इंडिया बिकॉज वो लोग चाइना को एज अ थ्रेट कंसिडर करते हैं, तो इंडिया के लिए चाइना एक थ्रेट है। तो साथ में मिलके वो दोनों इंडिया और यूएस चाइना को काउंटर कर सकते हैं। ए राइजिंग पावर लाइक इंडिया हैज़ 3 क्लियर स्ट्रेटेजिक चॉइस। तो इंडिया के पास 3 क्लियर स्ट्रेटेजिक चॉइस है ये। कौन सी चूज करेगा, इट डिपेंड ऑन द इंडिया एंड एज वेल एज ऑन द पॉलिसी ऑफ यूएस। द स्ट्रेटजी ऑफ हेजिंग ऑफर द प्रोस्पेक्टस ऑफ 3 पॉलिसियाँ हेजिंग, बैलेंसिंग और बैंडोगेनिंग। अब इसमें क्या है, स्टडी ऑफ हेजिंग ऑफर द प्रोस्पेक्टिव कंटिन्यू कोऑपरेशन विद चाइना आर एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। तो चाइना के साथ हमें कोऑपरेशन करना, ये चॉइस जो है ये कहती है हमें चाइना के साथ जहाँ पे म्यूचुअल इंटरेस्ट है वहाँ पे कोऑपरेट करना चाहिए। while building India's defense and confronting Beijing on a la carte basis. A Biden presidency may demand continued strategic hedging. तो बिडेन प्रेसिडेंसी जो है, बिडेन की जो प्रेसिडेंशियल शिप है वो कहती है, वो डिमांड करती है हेजिंग की, कि हमें कॉपरेट करना चाहिए चाइना के साथ जहाँ पे म्यूचुअल इंटरेस्ट है, दोनों लोग का इंटरेस्ट है, लेकिन और जहाँ भी हो वहाँ पे सॉफ्ट पावर के साथ, सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग के साथ उसको काउंटर किया जा जाएगी। बैंडोगोनिंग इज़ अ डिफिटियस ऑप्शन ऑफ कंटिपुलेशन एंड एक्सेप्टिंग चाइनीज़ हेजेमनी। तो इसका मतलब है कि चाइना की हेजेमनी को हम एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि इफ़ यू कैन नॉट बीट देम जॉइन देम। अगर आप किसी को हरा नहीं सकते तो उसके साथ आप मिल जाइए। बैलेंसिंग इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग एंड कन्फ्रंटेशन ऑप्शन। ये बैलेंसिंग जो है मोस्ट कन्फ्रंटेशन ऑप्शन है, क्योंकि इसमें क्या लिखा गया है कि इसके थ्रू हमें खुद की जितनी भी नीड है खुद ही कंप्लीट करनी है और खुद को बैलेंस कर लेना है, और देन वी कैन यू कैन से कि हम चाइना के फेस टू फेस खड़े हो सकते हैं। 3 पॉलिसी है, 3 चॉइसेस हैं इंडिया के पास। इंडिया क्या कर सकता है, यू कैन यूज़ इट इन मेंस आंसर राइटिंग, और आप एक अच्छे मार्क्स फेच करेंगे अगर आप ये यूज करते हैं तो। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बिलीव दैट रिपब्लिकन प्रेसिडेंट हिस्टोरिकली हैव बीन मोर प्रो इंडियन देन डेमोक्रेट्स। इज़ दैट ट्रू? तो 2 पार्टियाँ मैंने बताया था, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। तो ऐसा कहा जाता है कि रिपब्लिकन प्रेसिडेंट जो हैं वो मोर प्रो इंडिया थे, वो इंडिया के साथ थे देन डेमोक्रेट्स। तो इसमें कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं जिनके थ्रू जिन्होंने इंडिया के लिए अच्छा काम किया, जिन्होंने बुरा किया। अदर देन एंसिडियल एविडेंस द फ्लस्की इंस्टीट्यूशन देयर आर फ्यू हार्ड फैक्ट टू सपोर्ट the contention. True, Republican regime are often associated with the surgical pursuit of American interest. तो रिपब्लिकन रजीम जो है वो केवल अमेरिका के इंटरेस्ट को देखती है, एंड कैन बी लेस वूली हेडेड एंड इशू लाइक डेमोक्रेसी, न्यूक्लियर, नॉन प्रोलिफरेशन, ह्यूमन राइट्स। तो रिपब्लिकन जो है वो केवल अमेरिका के इंटरेस्ट को देखती है और किसी भी चीज़ को नहीं देखती, चाहे वो डेमोक्रेसी हो ना न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, मतलब वो इंपॉर्टेंट है। बट वी हैव टू हेड प्रेसिडेंट अक्रॉस द पार्टीजन डिवाइड हु हैव एंगेज्ड इंडिया विद पैशन एंड बिगर। तो पार्टीजन डिवीजन के बाद इंडिया के साथ बहुत सारे प्रेसिडेंट रहे हैं जिन्होंने अच्छा काम किया। देयर आर 2 प्रेसिडेंट ऑफन व्यूड एज बीइंग द मोस्ट अफेक्शनिस्ट टुवर्ड इंडिया। 2 प्रेसिडेंट ऐसे रहे हैं जिन्होंने इंडिया के लिए बहुत अच्छा काम किया है। पहले जॉन एफ कैनेडी इन द 1960s एंड जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो थे 2000 में। ये दोनों लोग जो थे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इंडिया के लिए। रिसेंटली डिक्लासिफाइड सोर्स हैव रिवील्ड द एक्सटेंट टू विच कैनेडी वाज विलिंग टू सपोर्ट इंडिया इन पोजिशनिंग इट इज़ ए डेमोक्रेटिक काउंटरवेट टू ए टोटलिटेरियन चाइना इन एशिया इन 1960s। तो कैनेडी जो थे वो वो चाहते थे कि जैसे चाइना है एशिया में इन्फ्लुएंस करता है, वो इंडिया को इस लेवल पे देखना चाहते थे। उन्होंने जॉन कैनथ को भेजा था, हार्वर्ड के जो प्रोफेसर थे जवाहरलाल नेहरू जी के पास, और उन्होंने हॉटलाइन पे उनसे बात भी की थी कि वो चाइना की जगह पे इंडिया को देखना चाहते हैं। लेटर द फर्स्ट लेडी जैकलीन
Goodwill visit to India in March 1962 was not just a speculator success but built a deep bond between the aging Nehru and Commonwealth of brilliant mind and Kennedy had assembled. The previous 1961 Nehru visit to US was surprisingly disappointing. तो वही मेन बात यही है, फैक्ट्स आर नॉट इम्पोर्टेंट फर्स्ट। बस कैनेडी के बारे में आप देख सकते हैं कि उन्होंने हार्वर्ड के प्रोफेसर को भेजा इंडिया, एंड फर्स्ट लेडी जो थी उनकी वाइफ, उनको भी उन्होंने भेजा था यहाँ पे गुडविल के लिए 1962 में। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो प्रेसिडेंट थे बहुत अच्छा काम किया इन्होंने इंडिया के लिए। जैकी वॉज पुट अप इन एडवीना माउंटबेटन स्वीट एंड तीन मूर्ति हाउस। तो जैकी जो तीन मूर्ति हाउस है दिल्ली में, वहाँ पे रुकी भी थी। दैट इज़ द थिंग। एंड नाउ वी कैन से ए बैटल बिटवीन ए डेमोक्रेटिक इंडिया दैट सपोर्ट ह्यूमन डिग्निटी एंड इंडिविजुअल फ्रीडम अगेंस्ट रेड चाइना विच रूथलेसली डिनाइज ह्यूमन राइट। तो अब इसमें क्या कहा जा सकता है कि डेमोक्रेटिक इंडिया की जो बैटल है ह्यूमन डिग्निटी और इंडिविजुअल को सपोर्ट करने के लिए अगेंस्ट रेड चाइना, अगर रेड चाइना के साथ इंडिया अगर काउंटर करता है रेड चाइना को, तो उसमें ह्यूमन डिग्निटी और इंडिविजुअल फ्रीडम के साथ साथ ह्यूमन राइट को भी वायलेट करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना तो फेस टू फेस स्टैंड ऑफ चाहता है इसके थ्रू। अब इसमें क्या है कि Kennedy has proposed that there has been equivalent of a Marshall Plan for the India funded by NATO allies and Japan। तो कैनेडी ने प्रपोजल भी दिया था मार्शल प्लान का इंडिया को कि वो नाटो अलाइज और जापान जो है वो इनको इंडिया को फंड करेगा। तो मतलब मेन मोटिव कैनेडी का यही था कि वो चाहते थे कि जहाँ पे इंडिया है, जहाँ पे चाइना है, वहाँ पे आज इंडिया हो। ड्यूरिंग द कैनेडी ईयर्स इंडिया रिसीव्ड अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक असिस्टेंट भी बहुत मिली थी कैनेडी के टाइम पे। तो ये कैनेडी जो थे ये इंडिया के लिए बहुत है। दूसरे की बात की है केस ऑफ बुश के एडमिनिस्ट्रेशन में विच सिंप्लिसिटी मैनी कंपेयर्ड दैट ऑफ फिक्शनल कैरेक्टर कैंसी गार्डनर। तो एक फिक्शनल कैरेक्टर है कैंसी गार्डनर, उसके थ्रू मतलब कि ये बहुत सिंपल थे और ये इंडिया के लिए पैशनेट भी बहुत थे। ये न्यू दिल्ली भी आए थे। ये इवन प्रोक द स्टेट प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह टू बिकम इमोशनल। जब ये जाने लगे थे तो मनमोहन सिंह जी जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं वो इमोशनल भी हो गए थे। इन द ओवल ऑफिस सिंह टोल्ड बुश द पीपल ऑफ इंडिया डीपली लव यू। तो मनमोहन सिंह ने कहा था कि इंडिया के लोग हैं बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं। एंड ऑल यू हैव डन टू ब्रिंग आवर टू कंट्री क्लोजर टू ईच अदर इज समथिंग हिस्ट्री विल बी रिमेंबर। आपने ऐसा किया है कि दोनों कंट्री इतने पास आई हैं, इतिहास इसको याद रखेगा। और सही भी बात है कि उनके बाद से भी मान लीजिए एंटी इंडियन अगर कोई प्रेसिडेंट भी हुआ है तो उसने भी उस हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा ऐसे हर्डल स्टार्ट नहीं किया गया है। इट वॉज द पर्सनल वेट दैट बुश पुट इनटू द इंश्योर द सक्सेस ऑफ न्यूक्लियर डील बिटवीन इंडिया एंड यूएस। तो बुश ही थे जिन्होंने उन्होंने पर्सनल डील की, अपने खुद के ऊपर सारा वो लेकर के इंडिया और यूएस के बीच न्यूक्लियर डील कराई थी। अगर इंडिया और यूएस के बीच न्यूक्लियर डील ना होती तो इंडिया आज जहाँ पे खड़ा है उससे भी बहुत पीछे खड़ा होता, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना पहले से ही पावर्स हो चुके थे, न्यूक्लियर पावर। तो न्यूक्लियर डील बुश नहीं कराई थी ना। सिमिलरली द वर्स्ट फेज ऑफ इंडिया रिलेशन विथ यूएस वाज ड्यूरिंग द रिपब्लिकन रिचर्ड निक्सन। तो अभी तक तो हमने देखा कि कैनेडी और बुश का जो टाइम था उसमें इंडिया और यूएस के रिलेशन बहुत ही अच्छे थे, इंडिया के लिए प्रो इंडियन पॉलिसी। लेकिन रिचर्ड निक्सन जो आए उन्होंने इंडिया के साथ बहुत ही यू कैन से इन द इंडियन वर्ड्स घटिया काम किया, बिकॉज उन्होंने बहुत सारे सैंक्शन वगैरह और टॉक्स वगैरह में भी जो पहले चीज़ें कन्वेंशन जो चल रहे थे उन्होंने प्रॉब्लम स्टार्ट कर दी। रिपब्लिकन पार्टी के थे। एंड अर्ली ईयर ऑफ डेमोक्रेटिक बिल क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन। तो बिल क्लिंटन भी जब थे पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट है बिल क्लिंटन, तो वो भी जब थे, तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं अगर बिल क्लिंटन जीते थे तो इंडिया के लिए वो अच्छा नहीं होता। जैसे कि ट्रंप साहब भी बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, बट ही इज़ सपोर्टिंग इंडिया के इंटरेस्ट में, वो अमेरिका के इंटरेस्ट में इंडिया को हर एक के सपोर्ट कर रहे हैं। तो दैट इज़ द थिंग। वाइल द प्रो पाकिस्तानी टिल्ट ऑफ निक्सन प्रेसिडेंट इन 1970 इज वेल नोन। तो निक्सन जो थे वो पाकिस्तान, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी के जो निक्सन है वो पाकिस्तान की तरफ टिल्ट हो गए थे 1970 के पहले। इंडिया जब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट था तब
यूएस जो था वो यूएस जैसे अभी इंडिया को सपोर्ट कर रहा है वैसे पाकिस्तान को सपोर्ट किया करता था. That during the early Clinton years of 1990s, India and US had clip a bilateral relation with pressure on India to freeze, roll back and eliminate the nuclear program. तो आप ये देख सकते हैं कि क्लिंटन का जो अर्ली ईयर था वो चाहते थे कि इंडिया अपने सारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर दे, फ्रीज कर दे. और वहीं पे बुश एडमिनिस्ट्रेशन जो था, बुश एडमिनिस्ट्रेशन में बुश ने इंडिया के साथ न्यूक्लियर डील साइन कर ली. तो आप ये नहीं कह सकते. तो आई होप इसका मेन मोटिव यही था कि आपको समझना है कि कौन सी पार्टी ने इंडिया के लिए क्या अच्छा काम किया. और आगे आने पर जैसे निक्सन की गवर्नमेंट आती है तो या बिल क्लिंटन फिर से आते हैं या ऐसा कुछ अगर होता है तो इंडिया के लिए अच्छा नहीं होगा. वहीं अगर जैसे मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप जी आगे दोबारा से ही, तो दैट्स गुड फॉर इंडिया, मतलब कि गलत नहीं होगा, अच्छा ही होगा. तो दैट इज़ द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. और आंसर राइटिंग में आप कैनेडी और बुश का ऐड कर सकते हैं. बुश के बारे में आप जानिएगा कि इंडिया यूएस जो न्यूक्लियर डील हुई थी वो बुश के एडमिनिस्ट्रेशन में ही हुई थी, उन्होंने ही करवाई थी. चाइना फैक्टर हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम कर ही चुके हैं लगभग. क्वाड ग्रुपिंग के बारे में इसमें दिया गया है कि इंडिया यूएस जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलके चाइना को काउंटर करेगा. अगर एक ऐसी पार्टी जीतती है जो प्रो इंडियन रहेगी, मतलब इंडिया को सपोर्ट करेगी, क्योंकि इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगी तो क्वाड ग्रुप ही टूट जाएगा. क्वाड अगर टूटा, अगर मान लीजिए वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगी तो वो चाइना को अपोज करेगी ही नहीं. तो दैट इज़ द थिंग. री इन्वेस्टिंग नॉन अलाइनमेंट. नाउ दिस इज द आर्टिकल दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. The face off between India and China in Ladakh and plains of annexation of West Bank by Israel have brought matters of global power dynamic for the fore. तो इंडिया और चाइना का इधर स्टैंड ऑफ हो रहा है, उधर इजराइल का जो मैटर चल रहा है इसके थ्रू जो ग्लोबल डायनेमिक्स है, वो ग्लोबल पावर की जो डायनेमिक्स है वो हर्डल्स में चल रही है. इन द 1990s आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, commentators such as Francis Fukuyama was quick in announcing the end of history. जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया था तब फाक्यूयामा ने कहा था कि हिस्ट्री एंड हो गई, मतलब अब सारी चीज़ें पीस पे चलेंगी, कोई हिस्ट्री बनेगी नहीं. एंड द लेबलिंग आइडियोलॉजी एट एन इम्पॉर्टेंट, जो लेबलिंग आइडियोलॉजी वो एन इम्पॉर्टेंट है एंड एरेलेवेंट इन द कंडक्ट ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स. तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में ये इरेलेवेंट भी हो गई है. बट in 2008, global financing meltdown exposed the realities of new liberal world order. तो जब डिसइंटीग्रेशन हुआ सोवियत यूनियन का तो चाइना ने क्या किया, चाइना नहीं, यूएस ने क्या किया, यूएस ने कैपिटलिज्म को स्प्रेड कर दिया ऑल ओवर द वर्ल्ड. लेकिन जब 2008 में जब क्राइसिस आई, इकोनॉमिकल क्राइसिस आई, तब ऐसा फील हुआ कि अब एक न्यू लिबरल ग्लोबल ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे कैपिटलिज्म भी धड़ाम से गिर पड़ा, कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी ख़त्म हो गई, साइकिल ऑफ बूम एंड बस्ट चलने लगा, क्राइसिस रेंडर द थाउजेंड ऑफ अनएम्प्लॉयड एंड डिस्ट्रीब्यूट, तो अनएम्प्लॉयमेंट आ गई. ये सारी चीज़ें एक विशेष साइकिल टाइप की चलने लगी. इकोनॉमिक क्राइसिस हैंडल के G20 में से G8 नेशन निकल के आए, जिसके थ्रू की वो जो रिच कंट्रीज़ थी वो इकोनॉमिकल क्राइसिस को हैंडल करेंगी. ये सारी चीज़ें हुई. तो इसके थ्रू हुआ क्या कि लोगों को समझ में आ गया कि ये अब ना तो कैपिटलिज्म होना है, ना यूटिलिटेरियन ग्लोबल पॉलिटिक्स चलेगी, अब हमें मल्टीलेटरल होना पड़ेगा. मल्टीलेटरल मीन्स कि हमें जहाँ प्रॉफिट हो रहा है म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू, हमें किसी भी एक कंट्री पे डिपेंड नहीं होना, किसी एक आइडियोलॉजी पे डिपेंड नहीं होना. हमें क्या करना है कि हमें सबसे अलाइन होकर रहना है. नाउ वेदर द वर्ल्ड नीड टुडे इज इंटरनेशनल ऑर्डर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट. जो मैंने भी कहा कि अभी का जो ऑर्डर चाहिए वो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का ऑर्डर चाहिए. सभी लोगों को अपनी ज़रूरतों के साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखनी चाहिए. ना जैसे कि अभी कोविड का आ गया, कोविड में हेल्थ केयर आ गया, सारी चीज़ आ गई. अब इंडिया को चाहिए या तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के लिए इंडिया में कुछ सुविधाएं करे या किसी और कंट्री पे मूव करे, क्योंकि अगर चाइना ने देना बंद कर दिया API हमको तो 70% वो देता है इंडिया, फिर इंडिया को फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. दैट इज़ द थिंग कि कैपिटलिज्म में आप एक कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते. Now the thing is that what India can do, India should use UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो चेयर है वो उसका यूज ये कर सकता है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज हमारे सपोर्ट में हैं
और इसके थ्रू मल्टीलिटेरियन मतलब कि ये जैसे कि यूएस है, यूएस परमानेंट मेंबर है, वो केवल जितना भी काम करता है यूएस इंटरेस्ट के लिए करता है। अभी इंडिया क्या है, इंडिया यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है। अभी क्या कर सकता है, अपनी नेबरिंग कंट्री जितनी है, जितनी भी लाइक माइंडेड कंट्री है, उनको साथ में लेके ये मल्टीलिटेरियन एरा की स्टार्टिंग कर सकता है। और इसके थ्रू जो मल्टीलिटेरियन एरा है उसकी बिगिनिंग हो जाएगी, एक हिस्ट्री भी बन जाएगी और इंडिया के लिए भी बेनिफिशियल होगा। और चाइना और जो और भी नेबरिंग कंट्री है, एक मल्टीलेटरल अलायंस बनने के बाद दोनों में हेल्प होगी। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस न्यूज एनालिसिस में इतना ही। आप क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा, मैं अभी कमेंट में इसको आंसर को पिन कर दूंगा। कल मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा इसका आंसर क्या होगा। और अगर आपको कोई जैसे कोई सजेशन देना है, कुछ भी देना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, डेफिनेटली आपको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिएगा, लोगों को भी शेयर कीजिएगा। दैट इज़ द थिंग, क्योंकि हमारी फैमिली बढ़ेगी धीरे धीरे, तो हम और भी कंटेंट लाते रहेंगे आपके अकॉर्डिंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।